हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था। हमने मोल के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी स्टार्ट कर दी थी। आज बेटा जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट अगेन, शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट, दैट इज एटॉमिक मास। बात करें बच्चे एटॉमिक मास की, तो उससे पहले सबसे पहले हमारे को वेट का कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सर ये एक्चुअल में वेट का कॉन्सेप्ट है तो क्या है, ये जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समझना बेटा, आज मैं किसी एक बच्चे को, फॉर एन एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल हम केस लेते हैं। मैंने बोला एक बच्चा है, स्टूडेंट है राम। मैंने राम भैया को बोला कि राम भैया आपका वेट कितना है, तो राम ने बोला सर मेरा वेट है 60 kg। कितना वेट है मेरा? 60 kg। ये मेरे को राम ने बोला कि सर मेरा वेट 60 kg। अब मैंने राम से पूछा यार राम तेरा वेट 60 kg आया कैसे? तो राम ने बोला सर मैं वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ तो वेइंग मशीन ने मेरे को 60 kg की रीडिंग शो कर दी, तो मैंने आपको बता दिया मेरा वेट 60 kg है। ठीक है। अब कोई इंसान वेइंग मशीन को अपने घर पे ऐसे कैलिब्रेट कर दे कि 1 kg की रीडिंग 2 kg शो कर रहा है, ठीक है, या ऐसे कैलिब्रेट कर दे कि 1 kg की रीडिंग सिर्फ हाफ ही केजी शो कर रहा है। अब उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? अगर 1 kg की रीडिंग ये 2 kg शो कर रहा होता तो यही राम अपना वेट मेरे को उस पर्टिकुलर इंसान के घर पे बताता सर 120 kg है, और यही सेम राम अगर ऐसे घर में जाता जिससे कैलिब्रेट उस मशीन को ऐसे कर रखा है कि 1 किलो की रीडिंग हाफ केजी शो कर रहा है, तो ये राम मुझे बोलता है कि सर मेरा वेट 30 kg है। तो बात यहां पर आती है कि मैं सही वेट किसको मानूं? क्या मैं सही वेट 60 kg इसको मानूं, 120 को मानूं, या 30 को मानूं, या और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो किसको हम सही माने? तो हमारे को एक्चुअल में बेटा वेट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट खुद को भी नहीं पता था। पुराने जमाने में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, ठीक है तू आलू उगा रहा है, मैं गोभी उगा रहा हूं, तो वो क्या करते थे, दोनों का वेट बराबर करते थे। ठीक है, मैं आलू ले जाता हूं तो गोभी ले जा। इस तरीके से कुछ कहानी पुराने जमाने में चलती थी, बार्टर सिस्टम। फिर धीरे 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 करके साइंस एडवांस हुई, हमारे को प्रॉपर यूनिट्स की जरूरत पड़ने लगी। तो हमारे पास अब वेट की जब बात करी, तो वेट के लिए हमने भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना, और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझने की कोशिश करी। तो हमने क्या करा बेटा, एक अलॉय का पीस लिया और हमने बोला कि आज से लेकर इस दुनिया के अंत तक हम इस अलॉय को 1 kg मान के चलेंगे। तो हमने एक अलॉय का पीस लिया, ठीक है ना, ये हमारे पास है अलॉय, जो कि कितने है, 1 kg का है। कितने केजी का है? 1 kg का है। अब अगर बेटा मैं इसको एक तराजू पर रखूं, ठीक है, इसको एक मैं तराजू पर रख देता हूं, और दूसरी साइड में यहां पर राम भैया को खड़ा कर देता हूं, दूसरी साइड मैंने यहां पर राम भैया को खड़ा कर दिया। ये है हमारे राम भैया, दूसरी साइड हमने राम भैया को खड़ा कर दिया है। तो अब राम भैया का इस तराजू पर वेट अगर मेरे को बैलेंस करना है तो कितने ऐसे अलॉय के पीस लगे होंगे? तो हमारे 60 पीसेस लगे। तो हमारे पास अगर 60 पीसेस लगे हैं तो जाके राम बोल रहा है कि सर जो मेरा वजन है ये 60 kg है। मेरा वजन है 60 kg, मतलब इस 1 kg अलॉय के पीस के हिसाब से हमने हमारी वेइंग मशीन्स को क्या कर दिया, कैलिब्रेट कर दिया, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे को आज हमारा वेट पता लगता है। सेम चीज बेटा केमिस्ट्री के साथ भी, केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे को एक रेफरेंस मानने की जरूरत पड़ी। तो साइंटिस्ट लोग उस जमाने के रेफरेंस की खोज पर निकल गए, यार रेफरेंस किसको माने हम। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने रेफरेंस की खोज में देखा यार हाइड्रोजन को एक बार रेफरेंस लेके देखते हैं। अब आपको सोचो बेटा, इट इज अ वेरी बेसिक फॉर्म कि अगर आप किसी चीज को रेफरेंस मान रहे हो तो आप चाहते हो उससे आपको जो ओवरऑल आंसर्स मिले वो होल नंबर में, दूसरे एलिमेंट्स के वेट मिले वो होल नंबर रेशियो में मिले। पर हाइड्रोजन इस चीज को प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि यार मजा नहीं आ रहा। फिर हमने क्या लिया, ऑक्सीजन का 16th आइसोटोप लिया और उसका 1/16 पार्ट लिया, और उसके हिसाब से हम चले तो भी हमारे को इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले, तो हमने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर आज फाइनली हम किसको ऑप्ट करते हैं? हमने बेटा जो आज के टाइम पे फाइनल ऑप्ट कर रखा है जिसको, वो है 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और हम इस पर्टिकुलर फिगर को
अब स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चल रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अब दूसरे एलिमेंट्स का वजन करते हैं और समझते हैं। तो इसको अगर हमने स्टैंडर्ड माना तो दूसरे एलिमेंट्स का देखो बेटा वजन किस तरीके से निकल रहा है वो उसको समझते हैं। बेटा अब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास है, मैं सबका नहीं लिख रहा, पर हाँ मैं कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स का वेट आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स सिर्फ 8 से 10 ही हैं। ये जो एलिमेंट्स का वेट आपको मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली यूज भी होते हैं, बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली ये यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इनका वेट तो होना जानना जरूरी है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स का वेट धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको आ जाएगा, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर ये 8-10 एलिमेंट का अगर आपको याद रहे तो इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो बेटा जब हमने नाइट्रोजन का वेट कंपेयर करा तो नाइट्रोजन का वेट बेटा इट वाज फाउंड टू बी 14 times heavier than 1/12th part by mass of 1/12th part by mass of C12 isotope. It was found to be 14 times heavier than 1/12th part by mass of C12 isotope, ठीक है। फिर हमने बेटा ऑक्सीजन के वजन की बात करी, तो ऑक्सीजन का जो वजन हमारे को मिला वो कितना था, इट वॉज फाउंड टू बी 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12th पार्ट बाय मास ऑफ C12 आइसोटोप। कितने गुना, 16 टाइम्स हैवी था ये, ठीक है। फिर हमने बेटा आगे बात करी किसकी, सोडियम की। तो सोडियम का बेटा वजन था 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12th पार्ट बाय मास ऑफ C12 आइसोटोप। फिर हमने बात करी बच्चे मैग्नीशियम की। ये एक स्टैंडर्ड कुछ एलिमेंट्स का ही लिख रहा हूं बेटा, मैं सबका नहीं लिख रहा, जैसे मैंने पहले बोला था। तो इसका वजन था 24 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू, ठीक है। फिर हमने बात करी किसकी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम वाज 27 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू, एल्यूमिनियम 27 गुना भारी मिला, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा फास्फोरस की। तो ये 31 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू, 31 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा सल्फर की। तो सल्फर वाज फाउंड टू बी 32 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू, 32 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो इट वाज फाउंड टू बी 40 टाइम्स हैवियर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये 40 गुना भारी था हमारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, आयरन की। तो इट इज फाउंड टू बी 56 टाइम्स हैवियर देन दिस वैल्यू। अब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो ये 12 टाइम्स हैवियर है इस पर्टिकुलर वैल्यू से। और अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की तो ये है बेटा 1 टाइम हैवियर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये 1 गुना भारी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना और उसके अकॉर्डिंग वेट बताना शुरू कर दिए और हमारे को जो रिजल्ट्स मिले तो उसी के अकॉर्डिंग आज भी हम प्रोसीड कर रहे हैं और चल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर भी लेता राम को, अगर मैं बोलता कि तेरा वेट बता, तो राम अगर 60 kg की जगह मुझे ये बोलता कि सर मेरा जो वेट है वो उस स्टैंडर्ड अलॉय से 60 गुना ज्यादा है, तो कितना ऑकवर्ड लगता हमारे को। तो हमने उस स्टैंडर्ड अलॉय को 1 kg नाम दे दिया। ऐसे ही बेटा हर बार हर एक एलिमेंट को ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि सर मेरा वेट जो है वो 1/12th पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 से इतने गुना भारी है, इतने गुना भारी है। तो बार बार एक ही चीज को लिखना पड़ रहा है, तो हमने इसको भी एक नाम दे देना है और एक नामकरण इसका भी कर देंगे। और इसको हमने नाम क्या दिया बच्चे, इसको हमने नाम दे दिया कि आज से तेरा नाम है AMU। क्या नाम है, AMU। ए का मतलब एटॉमिक, एम मतलब मास,
यू मतलब यूनिट, क्या हो गया, यू का मतलब यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, और आजकल इसको यू से भी कहा जाता है। तो दोनों टर्म यूज हो सकती हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दी हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ये होता है यूनिफाइड मास, समझ आई बात? ठीक है, तो ए क्या है हमारे, ये क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट बोल दो या यू बोल दो, एटॉमिक मास बोल दो। तो अब इनका जो वजन बताना है वो कितना सिंपल हो गया, समझने की कोशिश करें। नाइट्रोजन हो जाएगा 14 AMU, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 AMU, ठीक है। सोडियम हो जाएगा 23 AMU, मैग्नीशियम 24 AMU, एल्यूमिनियम 27 AMU, ठीक है। फिर फास्फोरस कितना आया बच्चा, 31 AMU। इसके बाद सल्फर 32 AMU, कैल्शियम 40 AMU, आयरन 56 AMU, कार्बन 12 AMU, एंड फाइनली हाइड्रोजन 1 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसी चीज को स्टैंडर्ड माना, उसका एक नामकरण कर दिया, और आज हम उसको इस प्रकार से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अब एटॉमिक मास यूनिट की सर डेफिनेशन क्या हुई, तो इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, हमने समझा है। एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट की अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं बेटा, बच्चे इसको याद करते हैं पर एक्चुअल में हमने तो इसको समझा है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ वन, it is the mass of 1/12th part by mass of 1 C12 of 1 C12 आइसो। समझ आई बात? तो ये हो जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, द सेकेंड थिंग इज एटॉमिक मास क्या होगा, क्योंकि हमने हेडिंग क्या डाली थी, एटॉमिक मास समझना है हमारे को। तो एटॉमिक मास समझने से पहले हमने वेट समझा, फिर उससे हमने एटॉमिक मास यूनिट को समझा। अब आप फाइनली एटॉमिक मास तक पहुंच चुके हो। तो ये भी गारंटी लेता हूं, अगर बेटा एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने समझी है, तो एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप समझोगे। चलिए, एटॉमिक मास क्या बोलता है, एटॉमिक मास क्या है बेटा, वो नंबर जो कि बताता है कि कोई भी एलिमेंट 1/12th पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 से कितने गुना भारी है, वो ही नंबर एटॉमिक मास होता है। जैसे इसके अंदर ये क्या नंबर है, 14 है, इसके अंदर क्या है, ये है 16। ठीक है, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चे, एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो गई, इट रिप्रेजेंट्स the number which indicates how many times an element is heavier than an element is heavier than, it indicates how many times an element is heavier than 1/12th part by mass of C12 आइसो, तो नंबर दर्शाता है। समझ आई बात? तो ये हमारे पास एटॉमिक मास की कहानी हो गई, सिंपल सी चीज थी। अब बेटा आगे प्रस्थान करें, तो अब साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, आज हमारे पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स आ चुके हैं, जिससे हम एटम जैसे छोटे एलिमेंट्स का वजन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उस गैजेट को बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम आज एलिमेंट्स का वजन
कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक्निक किस तरीके से काम करती है वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के बेटा स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, IMR स्पेक्ट्रोमीटर का, C13 स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, तो अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमारे को उन डिटेल स्टडी में नहीं जाना, ठीक है ना। वहां पर उनके ग्राफ्स देख के हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमारे को वजन मिला, आपको तो इतना पता रखना है, ठीक है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर ये खिलौना तो बना दिया साइंटिस्ट लोगों ने, तो सबसे पहले वजन किसका निकालोगे? तो इट इज वेल ऑब्वियस सर, सबसे पहले वजन निकालेंगे हम कार्बन का, क्योंकि हमारे पूर्वज बोल रहे हैं कि कार्बन को स्टैंडर्ड मानो, तो उसका स्टैंडर्ड का वजन निकाल दिया तो हम सबका निकाल देंगे। तो हमने कार्बन का ही वजन निकालने की कोशिश करी। तो जब हमने C12 का एक्चुअल वजन निकाला, C12 आइसोटोप का, तो ये हमको मिला बेटा कुछ 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इस मशीन में हमने रखा और हमको वजन मिला 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये हमको वजन मिल गया। अब स्टैंडर्ड किसको माना हमने? सर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड नहीं माना है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना है। मतलब इसके 12वें हिस्से को आपने स्टैंडर्ड माना है। मतलब आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी 12 से डिवाइड मारना पड़ेगा। और जब आप इसको 12 से डिवाइड मारोगे तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आएगा बेटा कुछ 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। कितना आया? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। और ये फिगर क्या था बेटा? 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12 को हमने एक छोटू सा नाम दिया था, जिसको हमने बोला था AMU। क्या बोला था? AMU। तो अब AMU की वैल्यू हमारे को ग्राम में मिल चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में मिल चुकी है। और AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी आई? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम, या इसको मैं 1/Na ग्राम भी कह सकता हूं। 1/Na ग्राम कैसे कहा बेटा? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मारो इसको, देखो 1/6.02 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 10 की पावर -23, और 1/6.02 होता है 0.166, ठीक है। या मैं इसको बोल सकता हूँ 1.66 इंटू 10 की पावर -24। अभी तो मैंने आपको ये मैथमेटिकल बता दिया है, जब आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये चीज मैं आपको फील भी करवा दूंगा कि ये फिगर किस तरीके से 1/Na क्यों किस तरीके से बोला जा रहा है, ये हम आगे सीखेंगे भी। अभी तो ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो अब मेरे को ये चीज पता लग चुकी है, तो मैंने क्या करा, AMU की मेरे को अब एक्चुअल में ग्राम के अंदर वैल्यू कितनी है उसका अंदेशा हो चुका है, मेरे को उसके बारे में पता लग चुका है। तो अब मेरे को कोई बोले कि यार किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल वेट निकालना है, तो हम एक्चुअल वेट तक भी पहुंच सकते हैं। एक्चुअल वेट किस तरीके से निकाला जाएगा? देखो, अगर मेरे को बोले कोई कि नाइट्रोजन का एक्चुअल वेट क्या है, तो मैं इससे बोलूंगा कि भैया नाइट्रोजन का एक्चुअल वेट है 14/Na ग्राम, या 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16/Na ग्राम। इसका कितना हो गया? 16/Na ग्राम। अगला देखे, इसका हो जाएगा बच्चे 23/Na ग्राम। इसका कितना? 24/Na ग्राम। इसका कितना? 27/Na ग्राम। इसका कितना? 31/Na ग्राम, ठीक है। चलिए, इसका कितना? 32/Na ग्राम। इसका 40/Na ग्राम। इसका 56/Na ग्राम। 12/Na ग्राम, एंड ये हो जाएगा 1/, ये एक्चुअल वेट्स है बेटा, Na ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके एक्चुअल वेट तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल AMU की, एक AMU की हमने यहां पर वैल्यू निकाल दी है, एक AMU की वैल्यू निकाल दी है। समझ आई यहां तक की कहानी? चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगी, तो उसको लिख देता हूं मैं यहां पर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अब देखते हैं। पहली टर्म है बेटा ग्राम
एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम मोल। ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम मोल, ये सब बेटा मोल ही कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? हमारा मोल ही कहलाते हैं। ठीक है, भले ग्राम एटम बोल दूं, ग्राम आयन बोल दूं, ग्राम मॉलिक्यूल बोल दूं या ग्राम मोल बोल दूं, सबके सब क्या है? हमारे मोल ही हैं। सबके सब हमारे मोल ही है। तो आपको कोई भी इस फॉर्मेट में बोलेगा तो आपको उसका क्या दिमाग में लगाना है कि सर वो तो मोल के बारे में ही हमारे को जानकारी देता है। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच में, उसको समझने की कोशिश करें। सर अगर मेरे से कोई बोलता है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मेरे से किसी ने बोला कि मेरे पास है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब वो ऑक्सीजन के 1 मोल की बात तो कर रहा है, पर वो ऑक्सीजन किस रूप में है? वो O के रूप में है बेटा, O2 के रूप में नहीं है। बस इतना सा कंफ्यूजन आपको दूर करना है। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ O, 1 मोल ऑफ O, 1 मोल O है। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलूंगा बेटा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा, अब वो 1 मोल तो है पर वो O2 के रूप में है, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ O2। अब ये क्या है? 1 मोल O2 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मेरे से कोई बोलता कि 1 ग्राम आयन ऑफ ऑक्साइड, 1 ग्राम आयन ऑफ ऑक्साइड, मतलब अब मैं 1 मोल, अब आयन है तो हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ O2 माइनस, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस होता है। तो इस तरीके से बेटा ज्यादा इंफॉर्मेटिव, 1 मोल मैंने ऑक्सीजन बोला ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन बोलते हैं, मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं O के रिस्पेक्ट में बात करूं या O2 के रिस्पेक्ट में, तो ज्यादा मीनिंगफुल टर्म्स हमने बना दी। ग्राम एटम है तो 1 मोल O का है, और ग्राम मॉलिक्यूल है तो 1 मोल O2 का है, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल टर्म्स हमारे पास बन गई और हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा सिंपल हो गई। बात समझ आई? चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हमारे लिए यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शाबाश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी, इसी से ही रिलेटेड अब आगे हम चीजें समझते हैं। तो मेरे पास बेटा अब अगला पॉइंट है, ये है ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास क्या होता है उस चीज को समझें बेटा। ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। किसमें? ग्राम्स के अंदर। 1 मोल एटम का वजन ग्राम में हमारा ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बताता है। ठीक है, तो समझें इस चीज को बेटा। अगर मेरे से बोलता कोई कि 1 एटम ऑक्सीजन का वजन कितना है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा दिमाग तुरंत बोलता है सर 1 एटम ऑक्सीजन का वजन, अभी आपने बताया 16 AMU, तो 1 एटम ऑक्सीजन हो गया मेरे पास सीधा सीधा 16 AMU। ठीक है, और अगर मेरे को देखना है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इसका वजन अगर मेरे को देखना है तो ये क्या हो जाएगा? Na इंटू 16 AMU। उस फिगर को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 एटम का वजन अगर 16 AMU है तो 1 मोल मतलब Na एटम्स का वजन कितना होगा, तो उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? Na इंटू 16, और AMU को अभी हमने ताजा ताजा देखा है 1/Na ग्राम, तो Na से Na खल्लास, और मेरे पास कितना आ गया? 16 ग्राम्स। कितना आ जाएगा? 16 ग्राम्स आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन 16 ग्राम होता है, और 1 एटम का हो जाएगा 16 AMU। चलिए अब ऐसे ही बेटा हम अगली टर्म भी देख लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो क्या है?
सर अगर ये 1 मोल एटम का वजन है इन ग्राम, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा इन ग्राम। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। किसमें? ग्राम्स में। चलिए कहानी देखते हैं वापस से। अगर मेरे से कोई बोले कि एक मॉलिक्यूल CO2 का वजन क्या है, तो एक मॉलिक्यूल CO2 का वजन होगा, कार्बन का हो गया 12 AMU, ऑक्सीजन का हो गया 16 AMU, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 AMU, और इसकी वैल्यू बनती है बेटा कुछ 44 AMU। क्या वैल्यू बनती है इसकी? 44 AMU बनती है। और अगर मैं बात करता हूं 1 मोल CO2 की, तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा सर Na इंटू 44 AMU, या मैं इसको बोल सकता हूं Na इंटू 1/Na ग्राम्स। Na से लेखल, सॉरी 44/Na, ठीक है ना। 1 AMU को मैंने 1/Na ग्राम बोल दिया, तो ये हो जाएगा 44/Na ग्राम। Na से Na खल्लास, तो मेरे पास फाइनल वजन कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। कितना वजन आ गया फाइनली? 44। तो वापस से, एक मॉलिक्यूल का वजन किस में आया सर? AMU में आया। और एक मोल का वजन किस में आया? ग्राम में आया। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको समझनी है। एक एटम का वजन किस में आया? AMU में आया। एक मोल का वजन किस में आया? ग्राम में आया। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, जब भी आपको वेट की बात करनी है, जब भी आपको वेट की बात करनी है, और हमारे पास कंडीशंस क्या है? एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है। एक तो ये कंडीशन है मेरे पास, और दूसरा है हमारे पास ग्राम एटम है, ग्राम आयन है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम मोल है या मोल है। ठीक है ना। तो अगर एटम आयन मॉलिक्यूल होता है, तो हमारा दिमाग में सबसे पहले क्या चीज चमकनी चाहिए कि सर एटम आयन मॉलिक्यूल का मतलब हो गया हमारे को वजन AMU में बताना है, AMU में बताना है। और ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल का वजन समझ में अगर इस तरीके से कोई चीज आ जाएगी, तो हमारे को वजन ग्राम में बताना है। किस में बताना है? ग्राम में बताना है। हाँ, ये बात अलग है कि सर AMU को मैं फर्दर ग्राम में चेंज कर सकता हूं, पर आपका दिमाग पहले सोचना AMU को चाहिए, बस इतना सा याद रखना। ठीक है, इसको फर्दर हम ग्राम में आसानी से चेंज कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है 1/Na ग्राम से, और हमारा वजन फाइनल ग्राम में आ जाएगा। पर बात क्या है कि सर सोचने का नजरिया क्या होना चाहिए? एटम आयन मॉलिक्यूल के वजन AMU में पहले सोचोगे, फिर उसको चेंज कर देना, और ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल का वजन या मोल का वजन आप ग्राम में सोचेंगे। इस तरीके से चलोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये है बेटा कहानी हमारी एटॉमिक मास की। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे चीजों के साथ। एंड आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू।